वेरी वार वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना यूनिट 3 का पार्ट 3, दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। जो हमारी यूनिट है उसका पार्ट 3 हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। इस पर्टिकुलर यूनिट के पार्ट 3 में हम लोगों को क्या देखना है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आप पढ़ने वाले हैं मेरे साथ, दैट इज जेनेटिक मटेरियल, इट्स रेप्लिकेशन, जीन मैनिपुलेशन, जीन एक्सप्रेशन, जेनेटिक कोड, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, जीन रेगुलेशन क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है। ये सारे के सारे टॉपिक जो जेनेटिक्स के हैं ये हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है। अब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो जेनेटिक्स यूनिट है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। आप किसी भी साइट पर अगर लाइफ साइंसेज से रिलेटेड कोई भी कोर्स करेंगे वहाँ पर आपको जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जो आपकी बायोलॉजी की यूनिट में थोड़ा दिया हुआ है, उसका हर पार्ट वहाँ और ज़्यादा इलाबोरेट होकर आने वाला है। तो इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी कंटेंट हैं वो आपको अभी बहुत अच्छे से समझ लेने हैं। वो आपका बेस बनेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, और आगे आप जिस भी प्रोफेशन में ग्रेजुएशन करेंगे उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक मटेरियल। इससे पहले पार्ट 2 एंड पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि मेंडल ने अपने कुछ लॉ दिए थे। ठीक है। उन्होंने क्या किया था, पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था, और पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें कुछ बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले, और उन रिजल्ट्स को लगातार रिपीटेटिव करने के बाद भी उन्होंने अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर लिए, ट्रेट्स लिए, उनको उन्होंने बार बार रिपीट किया, फिर उनको कुछ रिजल्ट्स मिले जिसके आधार पर उन्होंने 3 रूल बनाए थे, है ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो उसके आधार पर उन्होंने बताया था कि कुछ फैक्टर्स हैं, उन्होंने कोई एक टर्म लिया था फैक्टर्स, जो इनहेरिटेंस को रेगुलेट करते हैं। तब तक जीन की तो नॉलेज हुई नहीं थी, बहुत पुरानी बात है। इनफैक्ट मेंडल को उनके लाइफ टाइम में उतना ज़्यादा नेम एंड फेम भी नहीं मिला था, बिकॉज उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन जैसे आजकल इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, इतना तो था नहीं। और भी कुछ रीजंस थे जो मैंने लास्ट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आपके साथ डिस्कस किए हैं कि उनको क्यों नहीं नेम एंड फेम मिल पाया था। पर एनीवेज उन्होंने उस टाइम ये ज़रूर कह दिया था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किसी भी एक करेक्टर को पास करने का काम करते हैं, है ना, जिसे बाद में जाके और साइंस जब डेवलप हुई तो उसको जीन का नाम दिया गया। तो कई 100 ऑफ ईयर्स के बाद ये फिर फाइनली पता चला कि वही जो ये जीन है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं, और वो क्रोमोसोम जो है वो क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। तो जो डीएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। ठीक है। तो इसके बाद जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है। तो अर्ली 90s में, एक्चुअली 19th सेंचुरी में जेनेटिक्स को जितने भी ये साइंटिस्ट थे जेनेटिक्स जिस में स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उनको ये पता चल गया था कि ये जीन है वो ही एक रेस्पॉन्सिबल है फॉर एनी करेक्टर और एनी trait of a character to inherit from one generation to another, and these genes are located where? It is located on the chromosome, है ना। और ये किससे मिलकर बने होते हैं, ये मिलकर बने होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, थोड़ा सा नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी है, उससे मिलकर बने हुए होते हैं। लेकिन इनिशियली ये ऐसा नहीं था। इनिशियली ज़्यादातर लोगों को ये लगता था, जितने भी रिसर्चर्स थे, साइंटिस्ट थे, उन सभी को ये लगता था कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो है वो फंक्शन करती होगी मेनली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किसी भी करेक्टर को ले जाने के लिए ये प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि दीज आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, है ना। और ये ज़्यादातर सेल मेटाबॉलिज्म में जो भी चीज़ें होती हैं उसकी स्टोरेज करती होगी इंफॉर्मेशन के लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब ज़्यादातर साइंटिस्ट ने देखा और स्टडीज़ हुई अलग अलग टाइम पर, तो ये पता चला कि डीएनए भले ही छोटा है, सिंपल है, और ये कंपैरेटिवली लेस, इसमें क्या है, 4 प्यूरिन एंड पायरिमिडीन ही तो हैं। तो वो जो 4 हैं प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, उनका कॉम्बिनेशन परमिटेशन इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन है, ज़्यादा डाइवर्स चीज़ें देता है एज कम्पेयर टू प्रोटीन।
ठीक है। तो धीरे धीरे टाइम के साथ ये चीजें, फिर ज्यादातर जब रिसर्च हुई तो पता चला लोगों को कि भाई प्रोटीन जो है जेनेटिक मटेरियल नहीं है। और क्या है जेनेटिक मटेरियल? डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए कम से कम 25 साल लग गए, 1928 टू 1952, ठीक है, कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो यही डिस्कस नहीं हो पा रहा था इतने टाइम में, क्योंकि माइक्रोस्कोप ही डेवलप नहीं थी, और भी तरह तरीके की जितने भी एडवांसमेंट होते हैं टेक्नोलॉजी के, नई नई आती जाती हैं तो नई नई चीज़ें पता चलती जाती हैं। तो जब टेक्नोलॉजी उतनी थी नहीं तो उसके बेसिस पे वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे। फिर जब फाइनली ये बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग टाइम पर काम किया और उसके बाद बताया कि डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, नॉट प्रोटीन। ठीक है, तो कौन कौन सी क्वालिटीज थी जिसके बेसिस के ऊपर या जिसके आधार पर यह चीज कही गई? सबसे पहली है इंफॉर्मेशन स्टोरेज कैपेसिटी। द 4 लेटर कोड होते हैं ना डीएनए में, कौन से हैं? A, T, G, C, है ना, ये चारों हैं, प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन। तो ये जो 4 लेटर कोड हैं of DNA allow for large diversity of information to be stored as compared to 20 amino acids। 20 amino acids जो बनते हैं उसके मुकाबले ये चारों मिलके ज्यादा डाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट कौन सा रहा? स्टेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के साथ ज्यादा स्टेबल है। डीएनए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्रोटीन। प्रोटीन जल्दी से डीनेचर हो जाता है, तो इसमें स्टोरेज रहती है। तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेट कर पाता है, ये तो आपको पता है। डीएनए रेप्लिकेट आज की डेट में हमें पता है, उस टाइम पर भी जब क्रोमोसोम की स्टडी वो कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि हाँ, फैक्टर्स जिसे मेंडल कह रहे थे, यहाँ पे क्रोमोसोम रेप्लिकेट कर रहा है, वो फैक्टर्स को कह रहे थे, है ना। तो कि रेप्लिकेशन जो है, प्रोटीन तो रेप्लिकेट नहीं कर पाती है, तो रेप्लिकेशन एंड ट्रांसमिशन ये जो है डीएनए कर पा रहा था। So DNA can undergo accurate and faithful replication, allowing the genetic information to be passed from one generation to another generation to the next during cell division। और वो कैसे होता है आपको पता है, G1 फेज है, देन S है, देन G2 फेज है, ठीक है, फिर M फेज है। तो ये जो S फेज है, यहाँ पे पहले ही क्रोमोसोम अपने आप को डुप्लीकेट कर देता है, डीएनए डुप्लीकेशन हो जाता है ना, तभी तो वो दोनों प्रोजेनी में एक एक कॉपी अपनी दे पाता है। तो ये रेप्लिकेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो डीएनए के साथ थी। अगला पॉइंट क्या था? वेरिएबिलिटी एंड इवोल्यूशन। डीएनए के अंदर ही हर टाइम पर छोटा मोटा वेरिएशन हो जाता था बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, सर्टेन काइंड ऑफ म्यूटेशन। एक न्यूक्लियोटाइड हट गया, एक एक्स्ट्रा आ गया, कोई फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया, उसके चलते क्या हो रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशन आ रही है ना। और वेरिएशन आ रही है तो इवोल्यूशन में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और इवोल्यूशन में जो तरह तरह की डाइवर्स स्पीशीज और लोग दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के, वो बिकॉज ऑफ वेरिएशन है। सो डीएनए अलाउ फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी थ्रू प्रोसेस लाइक म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, है ना। सेल डिवीजन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, कैसे क्रॉसिंग ओवर होती है, म्यूटेशन कैसे होता है। तो इन दोनों के चलते वेरिएशन आ रही थी और वो डीएनए में ही आ रही थी। उसके बाद ही वेरिएशन के बाद mRNA, देन mRNA टू प्रोटीन। ये चलिए ये आपको और डिटेल में आगे वाली स्लाइड्स में बताएंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन डीएनए अल्टीमेटली जो फिनोटिपिक करेक्टर है या जीनोटिपिक करेक्टर है उसमें चेंजेस दिखाई पड़ रहे थे। एंड दिस पर्टिकुलर डीएनए फंक्शन एज अ टेम्पलेट, किसके लिए? फॉर प्रोटीन्स। प्रोटीन के लिए भी टेम्पलेट का काम डीएनए ही कर रहा है। सो इट एक्ट्स एज अ टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस व्हाइल प्रोटीन प्ले अ क्रूशियल रोल इन सेलुलर फंक्शन। डीएनए सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो क्या कौन कौन से पॉइंट थे जिसके आधार पर ये कहा गया? एक तो ये कि ये इंफॉर्मेशन स्टोर इसमें ज्यादा बेहतर हो पा रही है, भले ही इसके 4 लेटर हैं प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन, उनके बेसिस पर ये लार्ज डाइवर्सिटी दे रहे हैं। स्टेबल इंफॉर्मेशन है बिकॉज डीएनए एक्ट एज अ कंपेरेटिवली मोर स्टेबल मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू प्रोटीन। रेप्लिकेशन होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेप्लिकेशन जो है वो डीएनए में ही होता है, ठीक है। और बिकॉज ऑफ म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, ये दूसरा पॉइंट, यहाँ पर वेरिएशंस आ रहे हैं। तो इसलिए डीएनए को माना गया कि ये ही
एक्ट एज अ डीएनए, एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? फ्रेडरिश मिशर। इन्होंने 1865 में सबसे पहले कुछ पस सेल्स थी, उसमें जो पस सेल्स में वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उसकी न्यूक्लियाई को आइसोलेट किया था। A substance, the first isolate a substance from the nuclei of WBC, white blood cell of पस सेल। पस के अंदर जो वाइट वाइट कलर का आप देखा होगा, कहीं कोई फोड़ा फुंसी वुंड हो जाता है तो जो पड़ता है, दैट इज योर WBC, किल्ड WBC। वो जब फाइट करता है एंटीजन के साथ तो वहां पर वो डेड सेल्स पड़े रहते हैं, तो वो WBC ही होते हैं। तो उससे उनका उन्होंने जब न्यूक्लियाई आइसोलेट किया, दैट टाइम उन्होंने एक टर्म दिया न्यूक्लिन। उन्होंने इसको क्या कहा? न्यूक्लिन। और ये जो सबस्ट्रेट उन्होंने आइसोलेट किया था, दैट वाज लेटर रिकॉग्नाइज्ड एज अ डीएनए। उन्होंने डीएनए आइसोलेट किया था। ये जो है उन साइंटिस्ट की फोटो है और इसको डीएनए रिकॉग्नाइज किया गया। लेकिन ये जो टर्म न्यूक्लिक एसिड आता है, ये जो है ये अल्टमान ने टर्म दिया था। अनदर साइंटिस्ट रिचर्ड अल्टमान, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय रिचर्ड अल्टमान इन 1889 बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी। ये जो एसिड टर्म है वो क्यों जुड़ा है? क्योंकि हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, एसिड बोलते हैं, तो इसके अंदर कुछ एसिडिक प्रॉपर्टी है, इसलिए इन्होंने कहा न्यूक्लिक एसिड। किसने बोला? अल्टमान ने बोला। तो ये दो अलग अलग बातें हैं, टर्म किसने दिया और आइसोलेशन किसने किया, दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, ये आपको याद करना है। चलिए, अब डीएनए की क्वांटिटी, आपको पता है कि डीएनए की जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। और ये विद इन अ स्पीशीज कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एक स्पीशीज में वो इतने बेस पेयर्स लॉन्ग है तो है, बट वो इट कैन बी डिफर फ्रॉम अनदर स्पीशीज, है ना। और क्यों हो पाता है कांस्टेंट? क्योंकि जो ये सेल डिवीजन होती है, एक सेल है, ये एक सेल है, एक सेल से दो सेल बनी, है ना, और दो सेल से चार बन रही हैं, तो ये जो बन रही हैं सभी में तो इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए जा रहा है। माइटोसिस आपने पढ़ा हुआ है ना, यहाँ पढ़ नहीं पा रहा, दूसरा ये माइटोसिस आपने पढ़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर G1 S G2, यहाँ पर डीएनए अपने आप को क्या कर रहा है? डुप्लीकेट कर रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है डीएनए का। इसलिए जब यहाँ पर डुप्लीकेशन हो रहा है तो एम फेज में आके वो एक कॉपी यहाँ दे रहा है, एक कॉपी यहाँ दे रहा है। फिर से सेल साइकिल में आने से पहले यहाँ पर एस फेज में डुप्लीकेशन हो रहा है, फिर से वो एक सेल यहाँ दे रहा है, एक कॉपी यहाँ दे रहा है, एक कॉपी यहाँ दे रहा है इन माइटोसिस, ठीक है। मियोसिस में क्या होता है? हाफ नंबर रह जाते हैं, ये भी आपको पता है। तो एग में हाफ रहेंगे, स्पर्म में हाफ रहेंगे, जब वो दोनों मिलके जाइगोट बनाएंगे तो उनमें 2n हो जाएगी कंडीशन। तो हर सेल डिवीजन के बाद जो है, हर सेल डिवीजन से पहले वो डबल हो जाता है और फिर एक कॉपी ईच को दे देता है। लेकिन गैमीट के केस में क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, हाफ नंबर ऑफ डीएनए रहता है ना। ये हमारा स्पर्म है, इसमें n नंबर है, ये हमारा ओवा है, इसमें n नंबर है। तो ये जब दोनों मिलके जाइगोट बनाएंगे तो यहाँ पर 2n हो जाएगा। तो गैमीट्स में हाफ नंबर रहते हैं, नॉर्मल जो इतनी भी सेल हैं, सोमेटिक सेल्स, उनमें n नंबर होता है, ठीक है, ओके। तो अब डीएनए की लेंथ कितनी होती है? डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स इतना लंबा टर्म है, लेकिन इसको देखकर घबराना नहीं है। राइबोस शुगर होती है, ठीक है, डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन निकल गया तो डीऑक्सीराइबोस बोल दिया। न्यूक्लियोटाइड, देयर इज अ पैटर्न जो अभी हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। इट इज अ लॉन्ग पॉलीमर, ये जो लॉन्ग पॉलीमर है वो ही डीएनए है। सो द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और वी कैन से बेस पेयर्स। हम इसे बेस पेयर्स भी कहते हैं प्रेजेंट इन इट। जैसे फॉर एग्जांपल जो बैक्टीरियोफाज है, किसी एक बैक्टीरियोफाज में 5386 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये आपको कुछ नंबर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो आपको लर्न करनी है क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। लैम्डा बैक्टीरियोफाज है, उसका ये साइज होता है 48,502 बेस पेयर्स लॉन्ग है। ई कोलाई है, उसका ये साइज होता है 4.6 × 10⁶ बेस पेयर है। और ह्यूमन डीएनए की अगर हम बात करें हेप्लॉइड फॉर्म में 3.3 × 10⁹ बेस पेयर लॉन्ग होता है, ठीक है। तो हर एक स्पीशीज में उसका जो क्रोमोसोम का नंबर है, ये
वो कांस्टेंट है, डीएनए का अमाउंट कांस्टेंट है, मगर एक से दूसरे में डिफर कर रहा है। यहाँ पर हमने 4 एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लिया और ये चारों ही एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इनके बेसिस पर क्या होता है, क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो सबसे पहले डिफाइन किया था, ये 2 यंग साइंटिस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है जेम्स वॉटसन एंड फ्रैंक क्रिक। ठीक है, इन्हें शॉर्ट में कहा जाता है वॉटसन एंड क्रिक। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर डीएनए का स्ट्रक्चर सबसे पहले डिकोड किया था कि वो कैसा है, कैसा दिखता है, कैसा बनता है। तो उन्होंने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बताया था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का। ठीक है, और इनको ये बताने में सबसे पहले 2 चीज़ों ने पैरेलल वे में, कुछ और साइंटिस्ट लोग भी काम कर रहे थे सेम चीज़ों पर, उन्होंने इनकी काफ़ी हेल्प करी थी। लाइक एक साइंटिस्ट हैं फ्रैंकलिन, ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पर काम कर रही थी, बहुत सारे अच्छे अच्छे 3D मॉडल पिक्चर क्लिक करती थी, इनका हाथ बहुत अच्छा था इस चीज़ में। ये भी बहुत यंग साइंटिस्ट थी और ये तरह तरह के जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, बायो मॉलिक्यूल्स के, उनके पिक्चर्स लेती थी, उसको देखकर उसके आधार पर इनको हेल्प मिली। दूसरा एक चारगाफ रूल है जिसे अरविंद चारगाफ ने बताया था। इनके रूल को देखकर भी इनको काफ़ी हेल्प मिली अपने स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो ये जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है, ये क्या है? इट इज़ अ टेक्निक, इट इज़ अ पावरफुल टेक्निक which determine the 3D structure, 3-dimensional structure of a क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। कोई भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, उसका 3D स्ट्रक्चर कैसा होगा उसको बताने में ये हेल्प करती है। और इसमें बहुत सारे हिडन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उस ज़माने में थे, डीएनए तो सबसे ज़्यादा था, उसकी इन्होंने फ्रैंकलिन ने ये, शी इज़ अ वेरी यंग साइंटिस्ट, वेरी नॉलेजेबल, कम्स फ्रॉम अ वेरी वेल्दी फैमिली बैकग्राउंड, मगर क्योंकि इसमें एक्स रेज का काम होता है, तो एक्स रेज की लगातार पिक्चर्स लेते एक तो इनकी खुद की हिस्ट्री भी थी, फैमिली हिस्ट्री भी थी, और इनको खुद कैंसर हो गया, तो ये बहुत ही अर्ली एज में एक्सपायर कर गई थी। तो जब तक इस चीज़ का नेम एंड फेम मिलना था, उस टाइम पर ये प्रेजेंट नहीं थी। मगर ये एक फिजिसिस्ट विल्किंस की लैब में काम करती थी, तो उनके बिहाफ पर विल्किंस को विद दीज 2 गाय नोबेल प्राइज 1962 में मिला फॉर दिस एक्सीलेंट, जो भी इन्होंने खोज की थी उसके बारे में। ठीक है, ये मैंने आपको पिक्चर दिखा रखी है, ये 3D स्ट्रक्चर है हमारे डीएनए का, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी वाला। ओके, सो अरविंद चारगाफ, ये हैं अरविंद चारगाफ, इन्होंने कुछ रूल बनाए फॉर डीएनए। इन्होंने क्या बताया? सबसे पहले वेरिएबिलिटी अमंग स्पीशीज मीन्स ओवरऑल बेस कंपोजिशन मीन्स ATGC वेरीज बिटवीन स्पीशीज, हर स्पीशीज में ये अलग अलग होगा, बट विद इन अ स्पीशीज द रेशियो ऑफ A to G एंड द रेशियो ऑफ G to C ये कांस्टेंट रहने वाला है। समझे आप? हर स्पीशीज में एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, कलेक्टिवली हम कह सकते हैं प्यूरिन एंड पायरिमिडीन का जो बेस कंपोजिशन है वो अलग अलग रहेगा। ह्यूमन में अलग है, डॉग में अलग है, एनिमल बैक्टीरिया में अलग है, प्लांट में अलग है, प्लांट में भी हर स्पीशीज के प्लांट में अलग है, लेकिन विद इन अ स्पीशीज वो कांस्टेंट ही रहेगा। ये इन्होंने पहला रूल बताया। इसका क्या मतलब हुआ? दिस मीन्स दैट द प्रपोजिशन ऑफ एडेनिन टू थाइमिन, एडेनिन और थाइमिन की जो प्रपोजिशन है, और साइटोसिन टू ग्वानिन, वो हमेशा वेरी करेगी फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर, बट विद इन अ स्पीशीज इट इज कंसिस्टेंट, उतनी ही रहेगी। ठीक है, दूसरा इन्होंने रूल बताया बेस पेयरिंग रूल, कि द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थाइमिन, क्योंकि इन दोनों को ही बॉन्डिंग बनानी है। ठीक है, तो एडेनिन और थाइमिन का जो एडेनिन का अमाउंट है वो हमेशा थाइमिन के अमाउंट के बराबर रहेगा, एंड सिमिलरली साइटोसिन का जो अमाउंट है वो हमेशा ग्वानिन के अमाउंट के बराबर रहेगा। एडेनिन इज इक्वल टू T जितना भी रहेगा, एंड साइटोसिन ऑलवेज इक्वल टू द कंटेंट ऑफ नंबर ऑफ ग्वानिन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज। ठीक है, सो उसके आधार पर जब इन्होंने ये अपने रूल्स बताए और वहाँ पर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का फोटोग्राफ मिला, उसके आधार पर वॉटसन एंड क्रिक ने अपना एक बहुत ही ब्यूटीफुल, देखिए जिस तरीके का ये 3D स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं कितना प्यारा डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये उन्होंने बनाया। तो इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। कब मिला? इन 1962
62 मैंने बताया आपको, वॉटसन, क्रिक एंड विलिकन्स, इन तीनों को मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विच हेल्प टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जब हमें ये पता ही चल गया कि डीएनए ही है और फिर उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, तो हम बहुत सारी जो बायोलॉजिकल रिडल्स थी उसे सॉल्व करने में साइंटिस्ट लोगों को उस टाइम पर बहुत मदद मिली। ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये देखिए डबल हेलिकल किस तरीके से जा रहा है। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, उसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, यानी कि एडेनिन ऑलवेज कंबाइंड विद थाइमिन एंड ग्वानिन ऑलवेज कंबाइंड विद साइटोसिन, ठीक है। और इसके तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, एंटी पैरेलल रोटेशन है, यानी कि एक डायरेक्शन में अगर 5 प्राइम टू 3rd प्राइम है, जस्ट अ सेकेंड मैं बताती हूँ आपको, यस ये है इधर, तो दूसरा हमारा रहेगा लाइक दिस, यानी कि यहाँ पे होगा 3rd प्राइम, यहाँ 5 प्राइम, दोनों एंटी पैरेलल अपोजिट एंड पर होंगे, इसको एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन बोलते हैं। जब एक की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 5 प्राइम इस तरफ है, दूसरे की जस्ट इसके अपोजिट होगी, इसको एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन कहते हैं। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, मेजर एंड माइनर ग्रुप होती हैं, बेस पेयरिंग स्पेसिफिसिटी होती है, जैसा कि चारगाफ ने बताया, है ना, एंड कंसिस्टेंसी विद चारगाफ रूल, चारगाफ रूल के हिसाब से कंसिस्टेंसी रहती है, यानी कि एक विद इन अ स्पीशीज जो उनका नंबर है वो कांस्टेंट रहेगा, बट इट वेरीज फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर स्पीशीज। ओके, तो जब हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के स्ट्रक्चर के बारे में कहते हैं तो यहाँ पर एक टर्म आता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, है ना। तो फिर भाई न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, इट कंटेन्स अ नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, अ पेंटोज शुगर एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस ये रहा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी है पेंटोज शुगर और तीसरा है फॉस्फेट। ये तीनों चीजों को मिला के, इन तीनों को मिला के बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड, जिसमें एक होगा नाइट्रोजनस बेस, एक है पेंटोज शुगर और एक है आपका फॉस्फेट ग्रुप। अब यहाँ दो टर्म आते हैं, एक है न्यूक्लियोटाइड और एक दूसरा टर्म इसी के साथ साथ आता है न्यूक्लियोसाइड। अगर किसी बेस के साथ, बेस और पेंटोज शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, या हम ऐसे समझ लें कि न्यूक्लियोटाइड में से अगर हम फॉस्फेट ग्रुप निकाल दें तो जो रिमेनिंग पार्ट बच गया दैट इज न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अगर हम फॉस्फेट ग्रुप निकाल देंगे, जो बच गया वो न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में क्योंकि फॉस्फोरस ग्रुप है, फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरस ग्रुप है, इसीलिए ये इसको क्या एसिडिक प्रॉपर्टी भी देता है, ठीक है। ओके, सो नाइट्रोजनस बेस किस किस से मिलकर बने हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैंने दो चीजें दिखाई हैं, एक है प्यूरिन, एक है पायरिमिडीन। पायरिमिडीन लंबी स्पेलिंग है लेकिन इसका सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। ऑल्दो आपके लेवल पर आपको ये स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, मगर हाँ आपको ये देखकर पता तो चल ही जाएगा कि आप इतना देख पाएं कि इसकी स्पेलिंग बड़ी है और लेकिन ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। और जो प्यूरिन है ये नाम छोटा है लेकिन ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पर भी दो हैं एडेनिन में रिंग्स, और यहाँ आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिंग वो सब तो बेंजीन रिंग वगैरह पढ़ते हैं तो आपको इतना तो आइडिया होगा, राइट। सो एडेनिन में भी डबल रिंग हो रही है, ग्वानिन में भी डबल रिंग हो रही है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि प्यूरिन इज अ डबल रिंग स्ट्रक्चर एंड पायरिमिडीन इज अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। प्यूरिन में कौन कौन से आएंगे, एडेनिन एंड ग्वानिन, पायरिमिडीन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। साइटोसिन is common in both DNA and RNA. DNA deoxyribonucleic acid, RNA ribonucleic acid. Okay, थाइमिन प्रेजेंट होता है DNA में, जबकि यूरेसिल थाइमिन की जगह आ जाता है इन केस ऑफ RNA। RNA में थाइमिन नहीं होता है, यूरेसिल होता है उसकी जगह पर, ठीक है। ओके, a nitrogenous base is linked to the OH of first carbon pentose sugar through a N-glycosidic linkage to form a nucleoside. यहाँ से अगर हम नंबरिंग करें, सो दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड दिस वन इज फिफ्थ कार्बन, ठीक है। तो इसका ये जो इतना पार्ट है जहाँ बेस लगा हुआ है और शुगर लगी हुई है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। अगर इसके साथ फॉस्फोरस भी जुड़ गया तो ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है। तो ये जो बेस है इसके फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच रहता है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। और ये जो लिंकेज है दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। सच एज एडेनिन और डीऑक्सी एडेनिन, ग्वानिन और डीऑक्सी ग्वानोसिन, साइटिडीन और डीऑक्सी साइटिडीन, यूरेसिल और डीऑक्सी थाइमिडीन। ये
किसके नाम लिए जा रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड के लिए जा रहे हैं। और अगर इसके साथ हमने फॉस्फोरिक एसिड भी जोड़ दिया तो ये बन जाएगा हमारा न्यूक्लियोटाइड। व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू द OH ऑफ 5th कार्बन ऑफ द न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, उसके बाद क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। जब इस यूनिट के साथ ये फॉस्फोरस ग्रुप भी हर 5वें नंबर पर, ये देखिए 5वां कार्बन ये रहा 5वां कार्बन, ये रहा 5वां कार्बन, है ना। मैंने आपको बताया ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 4 है एंड ये 5th है। तो 5th कार्बन के साथ जब फॉस्फोरस ग्रुप भी जुड़ रहा है हर एक के साथ, तो ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बना रहा है। ये जो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है वो ये सारे बॉन्ड्स हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं उसके साथ जुड़ के और फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बन जाती है, ठीक है। तो अगर इस पिक्चर में एक बार और समझ लेते हैं, जो ये केवल यूनिट है यानी हमारी पेंटोज शुगर और बेस, ये दोनों स्ट्रक्चर हुए न्यूक्लियोसाइड, और इसके साथ जब ये फॉस्फोरस ग्रुप भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया हर एक के साथ, तो बन गया ये न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये जो कलर्ड वाला दिखाया हुआ है आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही ये मैंने लिया है, दिस इज न्यूक्लियोसाइड, और जब इसके साथ फॉस्फोरस ग्रुप भी जुड़ रहा है तो दिस इज न्यूक्लियोटाइड। इस पूरी यूनिट को न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं। और ये जो लिंकेज है वो होती है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये देखिए मैंने और आपको अच्छा आसानी से समझाया है। दिस इज योर पेंटोज शुगर, यहाँ पर हमारा बेस है और ये फॉस्फोरस ग्रुप है, ठीक है। अलग अलग तरीके से इसमें एडेनिन जुड़ा हुआ है, इसमें थाइमिन जुड़ा हुआ है, इसमें साइटोसिन है एंड हियर ग्वानिसिन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसमें ये जो अभी आपसे कहा कि एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन होता है, यानी कि एक का अगर 5 प्राइम एंड यहाँ पर है और इस तरफ 3rd प्राइम एंड है, तो दूसरे का 5 प्राइम एंड दूसरी तरफ होगा और 3rd प्राइम एंड इस तरफ होगा, तो इसे बोलते हैं एंटी पैरेलल एंड। ये जो इस तरीके से जुड़ रहे हैं, तो इनकी जो बैक बोन है, पीछे की जो बैक बोन है, वो किसने बनाई, अभी कौन सी लिंकेज की बात हुई थी, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसकी बैकबोन ये बना रहे हैं और इधर यहाँ पर इसकी बैकबोन ये बना रहे हैं। दोनों स्ट्रैंड्स की बात हो रही है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ये यहाँ पर चल रहा है, ये रहा देखिए, और इसका इस तरफ चल रहा है, ठीक है। और जो बेसिस हैं जैसे कि एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन ऑलवेज पेयर अप विथ थाइमिन और ग्वानिन ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन, तो ये हमेशा एक दूसरे के साथ पेयर करेंगे। और जो एडेनिन और थाइमिन है वो हमेशा डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। यहाँ पर कौन से बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, दिस वन अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस वन अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे हाइड्रोजन के, और एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होंगे। इस पर भी क्वेश्चन बनता है, तो ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए। ये यहाँ पर फिर से आपको बता दिया गया है कि ईच बेस विल ओनली बॉन्ड विद वन अदर स्पेसिफिक बेस, यानी ऑलवेज एडेनिन विद डबल बॉन्ड, किसके साथ, थाइमिन के साथ, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 ट्रिपल बॉन्ड होंगे, और वो बॉन्ड कौन से होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। ओ सॉरी, यहाँ पे साइटोसिन है, ये आप समझ लीजिए, ये साइटोसिन है, मैंने ग्वानिन गलती से लिख दिया, ठीक है। ये 2 स्ट्रक्चर बताए हैं। द बेस पेयरिंग कन्फर अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जैसे कि अगर इसका ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है फॉर एग्जांपल मानते हैं, तो ये हमेशा एडेनिन के साथ ही जाके फिक्स होगा। अगर ये मैं यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर बना दूं थाइमिन का, जब अगर ये यूनिट दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे में फिक्स हो रहे हैं, ये अगर ये थाइमिन है तो, है ना, ऐसे हमेशा इसी तरीके से फिक्स होंगे। तो ये दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन वन स्ट्रैंड इज नोन, देन सीक्वेंस ऑफ अदर स्ट्रैंड कैन बी प्रेडिक्टेड। लाइक ये मैंने यहाँ पर नहीं बताया, अगर यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ कौन सा आएगा, ऑब्वियसली यहाँ पर साइटोसिन आएगा, है ना। ये जगह मैंने आपके लिए छोड़ी हुई थी कि आप बताएं यहाँ पर कौन सा आएगा, ग्वानिन है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर थाइमिन है तो ये एडेनिन के साथ करेगा, यहाँ एडेनिन है तो ये थाइमिन के साथ करेगा, यहाँ साइटोसिन है तो ये ग्वानिन के साथ करेगा। सिमिलर वे अगर यहाँ पर दिया हुआ है कोई एग्जाम्पल कि यहाँ पर कौन सा आएगा, आपको पता होना चाहिए, ऑलवेज ग्वानिन विल पेयर अप और गिव इट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द साइटोसिन। ओके, सो दिस इज अ बेस पेयर रूल। अगेन ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं कि एडेनिन विद थाइमिन, द प्यूरिन एडेनिन विल ऑलवेज पेयर अप विद द थाइमिडिन, ठीक है। सिमिलरली साइटोसिन विद द साइटोसिन ऑलवेज पेयर अप विद द ग्वानिन।
एंड दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये जनरल स्ट्रक्चर है डबल डीएनए का, जिसमें आप देख पा रहे हैं एडेनिन और थाइमिन यहाँ पर हैं, ग्वानिन एंड साइटोसिन यहाँ पर हैं, और ये जो पीछे का बॉन्ड है, मैं आपको पिछली कई स्लाइड्स में बताती आ रही हूँ कि ये जो पीछे का बॉन्ड है वो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बने हुए हैं, ये शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है। Okay, so double helix structure of DNA, it is made up of two polynucleotide chain where the backbone is constituted by sugar phosphate and base projects inside। ये देखिए बेस अंदर की तरफ आ रहे हैं और ये जो बैकबोन बनी हुई है इनकी, इस वो किसकी बनी हुई है, शुगर एंड फॉस्फेट की। द टू चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, यानी कि दोनों चेन वो एंटी पैरेलल होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। इट मींस इफ वन चेन हैज पोलैरिटी टू 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अनदर वन हैज ऑब्वियसली 3 प्राइम टू 5 प्राइम। द बेस इज इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। जो बेसिस के बीच में बॉन्डिंग होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग द बेस पेयर्स। एडेनिन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यही आपको बताया जा चुका है, विद, आप बताइए, थाइमिन, ठीक है ना, एंड वाइसा वर्सा ग्वानिन विद साइटोसिन। कितने कितने बनेंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उनके। एज अ रिजल्ट ऑलवेज अ प्यूरिन कम अपोजिट टू द पायरिमिडिन। दिस जनरेट्स अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड। जब आइडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ ही बेस पेयर करेगा, डबल बॉन्ड से करेगा, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ ही करेगा, तो एक फिक्स पैटर्न उनके बीच में आएगा, यानी कि उनकी जो लेंथ है वो एक फिक्स्ड होगी, वो इधर उधर नहीं हो सकती है। ठीक है, ओके। ये जो मैं दोबारा से यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई जा रही है जिसके थ्रू आप ये देख सकते हैं कि ये जो 2 चेन है वो राइट हैंडेड फैशन में मूव कर रही हैं, यानी कि ये इस तरीके से मूव कर रही हैं, ऐसे राइट हैंडेड, राइट की तरफ मुड़ के फिर मूव कर रही हैं, इसे हमेशा राइट हैंडेड फैशन कहते हैं। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। यहां से एक बार जब मुड़ा और फिर जब वो दोबारा मुड़ रहा है, इसको बोला जा रहा है पिच, वो है 3.4 नैनोमीटर। और 2 बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 0.34 नैनोमीटर। नैनो मीन्स 10 to the power -9। ठीक है, तो एक पिच से लेके अगले पिच तक कितने न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, ये आते हैं रफली 10 बेस पेयर्स ईच टर्न। एक टर्न के बाद दूसरा टर्न जो आएगा उसमें 10 जो है बेस पेयर्स आते हैं। तो डिस्टेंस मैंने आपको बता ही दिया, 2 बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 0.34 होगा। द प्लेन ऑफ 1 बेस पेयर स्टक ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। और ये इन दोनों स्टैंड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2 नैनोमीटर। ये भी आपको याद होना चाहिए। सो ये कुछ डेटा है, ये आपको याद होने चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। ओके, इसके बाद स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है वो है सेंट्रल डोग्मा। व्हाट इज दिस सेंट्रल डोग्मा? जो क्रिक हैं, फ्रैंक्स क्रिक, उन्होंने ही सेंट्रल डोग्मा की थ्योरी जो है वो प्रपोज की थी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जिसमें उन्होंने बताया था कि कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे पास होती है। फर्स्ट डीएनए जो है वो एमआरएनए में कन्वर्ट होता है और फिर ये जो एमआरएनए है वो प्रोटीन में कन्वर्ट होती है। इस तरीके से कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, प्रोटीन बन जाती है, प्रोटीन अपना फंक्शन दिखाती है। सो दिस इज डीएनए। रेप्लिकेशन के बाद क्या हुआ, डीएनए से डीएनए ही बनेगा, रेप्लिकेट होगा, डबल कॉपी हो जाएगी। एक कॉपी जो है वो ट्रांसफर होगी आरएनए में, डीएनए टू आरएनए, ठीक है, एंड देन आरएनए टू प्रोटीन। ठीक है, इसका और डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आई होप आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तब तक के लिए खुश रहिए, खूब पढ़िए, आप अपनी एग्जाम में सक्सेसफुल रहिए। थैंक यू सो मच।